दादाजी भी गाया करते थे, दादी जी भी गाया करते, तो ये विरासत नहीं है हमारे यहाँ। पैदल जाना है, फिर रात को जब वहाँ ऑर्केस्ट्रा सुनना बड़ा दिल करता था कि मैं भी कभी गाऊंगा यार। ये देश है हम सबका, आपस में क्यों हम बैर करें। काफी लोग मुझे जो कहते हैं चंडीगढ़ में तो जुनेद कमाशा टाइप। एक अजीब राग है, एक अजीब गुफ्तगू, 7 सुरों की आग है, 8वीं सुर की जुस्तजू। दोस्तों, सुनहरा समाज चैनल की सुनहरी मुलाकात इस कड़ी में आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं दीपक चक्रवर्ती जी से, जो कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोज़र हैं एंड अरेंजर भी हैं। 3 से 4 गाने ये अलग अलग आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिनमें पंजाबी भी हैं और 2 भजन हैं, एक कृष्ण और एक साईं भजन है। साईं भजन में इन्होंने एज ए कंपोज़र, एज अ लिरिसिस्ट और एज ए अरेंजर उस गाने को इन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है। तो आइए दोस्तों, हम उनसे ही मिलते हैं, उनसे ही जानेंगे उनके इस सफ़र के बारे में कि किस तरह से उनका इस संगीत की दुनिया में आना हुआ और कैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनहरा समाज की इस कड़ी में। नमस्कार मैम, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, यहाँ आपके चैनल पे आके बड़ा अच्छा लगा, तो दिल खुश हो गया मैम। हमें भी बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे साथ आज हैं और हम जानेंगे कि आपकी किस तरह से ये संगीत की तरफ आने की जर्नी शुरू हुई। तो सबसे पहले मैं अपना सवाल आपसे यहीं से शुरू करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और अरेंज भी करते हैं। जी जी मैम। ये 4 पड़ाव हैं संगीत की दुनिया के। जी मैम। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको गाने का शौक ही कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? ये बड़ी अच्छी स्टोरी है मेरी, जो बैकग्राउंड स्टोरी है मैम। जी। छोटा सा हुआ करता था, तो हालांकि मम्मी पापा बुरा मानते थे इस लाइन को, पहले लोग बुरा ही माना करते थे। तो ऐसे हुआ कि पापा मेरे खुद भी भजन वगैरह गाया करते थे, पापा हारमोनियम ढोलक वगैरह अच्छी बजाते थे। तो घर में ब्रदर माहौल था, मतलब आई थिंक माहौल घर का वही था म्यूजिकली। तो हुआ क्या है कि जब वो जाते थे तो मेरा होता था कि जैसे स्कूल से छुट्टी करके आया हूँ, तो हमारी उस टाइम इवनिंग क्लासें लगा करती थी। तो इवनिंग क्लास में जब हम शाम को 5 बजे छुट्टी करके आते थे, तो जब भैया ने तैयार होना जागरण के लिए, तो मैं उनके पीछे पीछे लग जाता था। तो होता क्या, उसने नहीं ठंडा नहीं जाना तूने, तो होता था कि नहीं यार मैंने कुछ जाना ही जाना है। तो बड़ा अच्छा लगता था कि जब रात को मैं जागरण में जाया करता था। और कभी होता था जब जागरण नहीं होते तो जून जुलाई के महीने में आप अक्सर हमारे वहाँ पे जहाँ हम लोग रहते थे, तो मोस्टली क्या होता था कि लोग बाहर ही सोया करते थे। उस टाइम ओल्ड टाइम था, पुराना टाइम, तो लोगों में प्यार भी बहुत था। आज तो चलो जो भी प्यार आप सब जानते ही हैं किस तरह का प्यार है, तो उस टाइम बहुत प्यार हुआ करता था आपस में। तो बाहर हम सोया करते थे, जहाँ भी ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ आती थी तो पलंग पे हम जी हमारी चेयर वगैरह जैसे चारपाई इकट्ठी होती हैं, तो सोते थे, तो पापा की चारपाई मेरे साथ ही हुआ करती थी। तो जैसे ही देखा आवाज़ कान में आई रात को 9:30-10 बजे भी, तो मैं क्या कहता धीरे से गिर जाता था। गिरना और ऐसे जैसे आर्मी ट्रेनिंग स्टाइल होता है, तो वैसे काफ़ी दूर जाके तो पैदल जाना है। फिर रात को जब वहाँ ऑर्केस्ट्रा सुनना बड़ा दिल करता था कि मैं भी कभी गाऊंगा यार। तो वापस आता तो पिटाई हुआ करती थी। तो वो टाइम था कि पापा नहीं अच्छा समझते थे, जबकि पापा भजन वगैरह गाते थे, पर मेरा शौक अभी भी वही है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो मैंने संगीत का जादू सर चढ़कर पूरी तरह से बोल रहा था। तो आप आधी रात को भी उठ के चले जाते थे, जहाँ से दूर से भी कहीं से आवाज आ रही है, आपने वहाँ पहुँचना। अच्छा लगता था। तो वैसे तो आपको संगीत जो है वो विरासत में ही मिला है। मेरे दादा साहब जी, जो अब नहीं है दादा साहब, तो जहाँ के हम रहने वाले हैं, तो दादा साहब भी तानपुरा पे, तो उस टाइम वो तानपुरा कुछ और टाइप का हुआ करता था, तो दादाजी भी गाया करते थे, दादी जी भी गाया करते थे। तो ये विरासत नहीं है हमारे यहाँ जी। पहला गाना आपने कौन सा लिखा था? हाँ, पहले गाना मैम, ये बड़ा सैड सा क्वेश्चन है ये। हुआ क्या, बेसिकली क्या है कि मामा की डेथ हुई थी, तो वो दिन मेरे को अभी याद, मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था। तो गाना लिखा था किसी गाने के ऊपर, मतलब लिरिक्स चेंज की थी मैंने। तो पंजाबी गाना था, तो उस पर लिखा था मैं कल्ला हाँ
मैं कल्ला सा, मैं कल्ला हाँ मैं कल्ला सा, मेरे नाल किसी ने जाना नहीं। जी। मैनू विदा करनगे मिल सारे, हम्म, मैनू विदा करनगे मिल सारे, मैं मुड़ के कदे फिर आना नहीं। मैं कल्ला हाँ मैं कल्ला सा, मेरे नाल किसी ने जाना नहीं। लास्ट अंतरा मैं आपको सुनाऊंगा कि पहले लाश मेरी नू नवावणगे, पहले लाश मेरी नू नवावणगे, उत्ते पाणगे मेरे चिट्टा कफन। पहले लाश मेरी नू नवावणगे, उत्ते पाणगे मेरे चिट्टा कफन, रख के लकड़ां विच लाश मेरी, रख के लकड़ां विच लाश मेरी, दे के लांबू देवणगे मैनू सड़न। मैं वांग दीपक दे बुझ जाना, मैं वांग दीपक दे बुझ जाना, फिर तेल किसी ने पाउणा नहीं। मैं कल्ला हाँ मैं कल्ला सा, मेरे नाल किसी ने जाना नहीं। तो ये गाना था। जी, मानव जीवन की हकीकत है जी, ये। जी। आपने नश्वरता को बहुत अच्छे से आपने पिरोया है इस गीत में। तो ये ममा की डेथ हुई थी तब ये गाना छोटे से लिखा था। उसके बाद धीरे धीरे शौक बढ़ा रहा कि लिखूं, जी। गाना लिखूं। तो गाना लिखते लिखते तो आज काफ़ी टाइम हो गया है लिखते लिखते। तो आज धीरे धीरे पहचान, और जो ये चैनल है आज चैनल तक पहुँचे हैं। जी। तो अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना, यहाँ पे बैठना। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आपके चैनल पे आया जी, और एक आपने मुझे जर्नी मौका होती दिया है, धीरे 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 हम किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचते ही हैं। तो जैसे दीपक जी, अभी चल इसकी बात हो रही है हमारी लिखने की, तो इसमें मैं उस भजन के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जो साईं भजन आपने अरेंज भी किया है और लिखा भी है, और उसके बारे में हमें बताएं कि कैसे आपके दिमाग में आया और लिखा आपने, और थोड़ा सा गुनगुना के भी जरूर सुनाएं। जरूर। बेसिकली मेरा अपनी एकेडमी थी मेरी। जी। एकेडमी में बच्चे सीखने आते ही हैं, तो वैसे ही उनको सिखा रहा था बच्चों को। सिखाते सिखाते तो वैसे दिमाग में आया कि मेरा साईं से नाता है। जी। तो जो बेटा सीखने आता था तो उसको साईं भगत है वो, साईं भगत थे। तो उन्होंने कहा कि सर इसको रिकॉर्ड करा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड करवा लेते हैं, तो फिर इसको मैंने स्थाई लिखा, स्थाई के बाद फिर अंतरा लिखा। तो वो 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा मैं जी, आपसे। स्वागत है। मेरा साईं से नाता है, मेरा साईं से नाता है, तभी तो दिल दौड़ा आता है, आता है, आता है, मेरा साईं से नाता है। तो ये भजन मैंने लिखा था, बहुत अच्छा कंपोज भजन है। खुद किया है मैंने। जी। इस गाने का अरेंज भी मैंने ही किया, सारा म्यूजिक जो अरेंज किया सारा, जी। तो सारा खुद ही बनाया तो दिल्ली आपको जाके। अरेंज में और लिखने में और डायरेक्ट करने में कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? डायरेक्शन में, कंपोजर में? मैम इसकी तुलना नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि मैं किसी के भी ये एक चीज़ को नहीं पर्टिकुलर बोलूँगा कि ये लिखना भी उतना अच्छा लगता है, म्यूज़िक देना भी उतना अच्छा लगता है, और गाना तो ये सब ईश्वर की कृपा है कि गाना तो गाना ही है मैम। जी। वो तो दिल को वैसे ही टच करता है मैम, बिल्कुल। और म्यूज़िक है ही दिल से मैम। बिल्कुल, ये बात तो आपने, ये हमारी जो रूह की आवाज़ होती है, जी जब जी तक जी। हम किसी काम में पूरी तरह से समर्पित नहीं होंगे, अगर हमारा मन उसके साथ नहीं है, तो हम उस काम में कभी भी सफलता प्राप्त सफलता नहीं कर नहीं होती, सकते बिल्कुल बिल्कुल और राइट अच्छे बात। रिजल्ट हमारे नहीं आते। यकीनन ये बात बिल्कुल सच है। तो आपने फर्स्ट सॉन्ग कौन सा डायरेक्ट किया दीपक जी? हाँ, पहले यही मैं आपको अभी जो मैंने आपको बताया कि मेरा साइंस से नाता है, जी। पहले कंपोज यही किया और डायरेक्ट किया। अभी मेरे पास हार्डली नवजोत सिंह है, मिस्टर नवजोत जी, तो उनका गाना मैंने उन अभी म्यूज़िक डायरेक्ट किया, सारा म्यूज़िक अरेंज भी किया और सारा म्यूज़िक दिया भी मैंने उसका। दीपक जी, स्कूल कॉलेज में परफॉर्मेंस के दौरान आपने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेस जो दिए, उसमें से कोई यादगार पल आपको हो हाँ जो मैम, अब तक आपके जहन को गुदगुदाता है? यकीनन आप दिखने में भी हैंडसम है, तो स्कूल में आपकी या कॉलेज में आपकी लड़कियां भी बहुत फैन होंगी। कोई ऐसा कोई किस्सा, कोई यादगार पल आप मैम हमसे साझा करना चाहें? हाँ, ये मैं आपके बारे में बताऊंगा कि एक टाइम था कि हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो स्कूल जो म्यूज़िक टीचर हुआ करते थे, तो उन्हें पता था कि ये गाता भी है और इसका
राइटिंग की तरफ भी बड़ा ध्यान है। तो उन्होंने बोला कि दीपक कोई गाना है आपके पास पेट्रोटिक सॉन्ग? तो मैंने फिर उन्हें बोला कि हाँ मेरे पास गाना है सर। तो कहता दिखा यार कौन सा गाना है। तो फिर उन्हें दिखाया था, मैंने लिखा था वो ये पेट्रोटिक सॉन्ग। ये देश है हम सब का, आपस में क्यों हम बैर करें। ये देश है हम सब का, आपस में क्यों हम बैर करें। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हैं और एक रहें। ये देश है हम सब का, आपस में क्यों हम बैर करें। बहुत प्यारी धुन है इसकी। दीपक जी एक नेपाली सॉन्ग भी डायरेक्ट करने वाले हैं, वो भी ऑन ट्रैक है। तो ऐसे ही बहुत ही, मैं तो ये कहूँगी कि मल्टी टास्किंग पर्सन है कि कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं, अरेंजर भी हैं। तो सुनते हैं उनसे और उनके किस्से। थैंक यू। तो आपको कैसा सुनना पसंद है, संगीत सूफ़ी या जैसे कि जैज़? मैम हम लोग बेसिकली तो हम सभी को सुनते हैं, क्योंकि म्यूज़िक कोई बुरा नहीं होता है। अगर हम बोलें कि वेस्टर्न बुरा है तो म्यूज़िक है मैम। म्यूज़िक एक इबादत है। बिल्कुल, म्यूज़िक एक इबादत है, ईश्वर की इबादत है। और म्यूज़िक से जो सुकून मिलता है, मैं कहूँगा कि ये मेडिसिन भी है और मेडिटेशन भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्लासिकल म्यूज़िक तो हमारी नीड है। मैं तो जितने भी आज के न्यू जनरेशन है, तो मैं ये कहूँगा कि क्लासिकल जरूर सीखें। क्लासिकल जो है कि एक हमारी नींव है। जी, क्लासिकल जो हम लोग क्लासिकल सीखे हुए हैं, तो उसी से हम कुछ भी गा सकते हैं, वेस्टर्न भी गा सकते हैं, हिंदी तो हम गा ही रहे हैं। तो मैं अभी सभी बच्चों को ये भी कहूँगा, जितने भी नए बच्चे जो आ रहे हैं, न्यू टैलेंटेड जितने भी बच्चे हैं, तो उनको ये कहूँगा कि नींव मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अच्छा सुनोगे तो अच्छा गाओगे, है ना। तो आजकल जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, रैप आजकल काफ़ी हाईलाइट हो चुका है। तो भाई ये आपके लिए नया होगा, तो वैसे ये बहुत पुराना है जी, जो रैप सॉन्ग का ट्रेंड है, जो अभी हाईलाइट अब हुआ है। ये तो किसी टाइम किशोर साहब ने भी ये बोला था, आपने सुना वो गाना, वो हीना मीना डी का। जी, जी। हीना मीना डी का टोटल ही क्या है, एक किशोर साहब ने किस तरह से गाया। हीना मीना डिका डिका डे डाई डामा निका माका नका माका नका चिका पिका रोला दी पर हम पम पुश, मतलब एक टोन में उन्होंने बोलना, तो रैप से कम नहीं है। तो हाईलाइट वो आ चुका है। तो ये बात मैं अब फैमिली में भी कभी कभी बात करते हैं हम लोग। तो उसके बाद बाबा सहगल साहब लेके आए थे, ये फर्स्ट हिंदुस्तान में जो लेके आए थे, बाबा सहगल साहब लेके आए थे। तो उस टाइम लोगों के दिमाग में नहीं आया था। तो ये अब जब बादशाह वगैरह या अपाची इंडियन टाइप जैसे आया, तो अब ये हाईलाइट हो चुका है। हाँ, बाकी हम सुनते हैं, क्लासिकल सुनते हैं, अच्छे लोगों को सुनते हैं, नुसरत साहब हो गए, हाँ हमारे हिंदुस्तानी जैसे रफ़ी साहब हैं, उनको सुनते हैं। और काफ़ी लोग मुझे जो कहते हैं चंडीगढ़ में, तो जुनेद कमाशान टाइप। जी, तो आपकी एकेडमी का क्या नाम है? मैं एकेडमी का नाम है मैम गुरुकुल म्यूजिकल। ओके, हाँ। तो उसमें आप किस तरह का संगीत सिखाते हैं? मैम बच्चे ज़्यादा मोस्टली आते हैं, तो कुछ लोग हैं जो क्लासिकल सीखते हैं जी, और काफ़ी तो लाइट ही सीखने आते हैं कि हाँ उनको 2-4 गाने सीखने होते हैं बस। वोकल भी और इंस्ट्रूमेंटल? इंस्ट्रूमेंटल भी, मैं गिटार हो गया, ड्रम है, तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं बच्चे आते हैं। तो ये तो एक प्योर मेडिटेशन है। जी जी मैम, जी जी। क्योंकि जब हम म्यूज़िक के साथ जुड़ते हैं तो हम हर तरह के स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। कुछ पल के लिए हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं और पूरी तरह से संगीत में ही रम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं दीपक जी। दीपक जी, कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, आपके दिल के करीब है? मैम बेसिकली क्या है कि मैंने आपको शायद बताया होगा कि जहाँ रहता हूँ मैं चंडीगढ़ में जी, तो वहाँ लोग जुनेद कमाशानू के नाम से जानते हैं। ओके। तो गाना सुनाता हूँ मैं आपको, जो मिसेस को भी मेरी बहुत पसंद है, वो भी दिल से गाते हैं, फिर तो हम सुनते वो ज़रूर सुनना हैं। चाहेंगे। तो सभी का फेवरेट सॉन्ग है वो, कमाशान साहब ने गाया हुआ है। जब कोई बात बिगड़ जाए,
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। वाह वाह, बहुत खूब, तो ये बहुत है प्यारी मेरा। आवाज़ है आपकी। कोई और गाना भी फिर हमें आप सुनाएं ज़रूर। तो अभी वैसे हम लोग गाते हैं, हर एक सिंगर का गाना गाते हैं क्योंकि रफ़ी साहब तो महान हस्ती हैं वो तो जैसे कि काफ़ी लोग फरमाइशें जब करते हैं तो हम सभी का गाना गाने की कोशिश करते हैं। गाना गाना तो बहुत मुश्किल है, उनको कॉपी करना, लोग कहते हैं कॉपी करते हैं कि ना, कॉपी करना भी बहुत मुश्किल है। जी जी, तो कॉपी तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हमारी तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट होता है। बस 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 इसको हम ये कहते हैं, ट्रिब्यूट होता है। तो कॉपी करना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी आपको चंद लाइनें सुनाऊंगा रफ़ी साहब के गाने। स्वागत है आपका। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। वाह वाह दीपक जी, आपने तो माहौल बना दिया। अब तो ऐसा मन कर रहा है कि आपसे सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। दीपक जी, आप एक लंबे समय से संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। बचपन से आपके घर में संगीत का माहौल रहा है, आपने सुना है, लिखा है, गाया है, कंपोज किया है, ऑर्गेनाइज किया है। इन सारी चीज़ों की एक लंबी जर्नी है आपकी। तो क्या दीपक चक्रवर्ती जो आज इतने एनर्जेटिक, पॉजिटिव, हैंडसम और खुश मिजाज हैं, क्या वो अगर संगीत से ना जुड़े होते तो भी ऐसे ही होते, या आप कहाँ देखते हैं खुद को? मेरा ख्याल नहीं है कि मैं ऐसा होता, क्योंकि म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक से जुड़ा हूँ आज ईश्वर की कृपा से, मैं सब कुछ चीज़ भगवान ने दी है मुझे। धन भी है, दौलत, शोहरत, नाम भी है। मतलब हर आदमी जानता है कि अगर चंडीगढ़ में कोई नाम किसी को पूछते हैं तो एकदम एग्जैक्टली बताता है कि हाँ या वो हैं। जी। तो आज ईश्वर ने सब दिया, म्यूज़िक से सब कुछ मिला मुझे। मैं तो आप जो हैं वो संगीत, उसका श्रेय संगीत को देते संगीत हैं। को जाता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है इसमें। तो इतनी जो आपने अभी ये सॉन्ग अभी रिसेंटली डायरेक्ट किए हैं, म्यूज़िक डायरेक्शन जी में जी। आपके जो 4 टोटल आए, जिसमें भजन हैं और 2 आपके पंजाबी गाने हैं। हाँ जी। तो ये जो एक टीम वर्क होता है, अगर हम म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इस टीम वर्क का आपका अनुभव कैसा रहा? मैं कहूँगा कि मैम सभी से मुझे बहुत प्यार मिला, जितने आर्टिस्ट हैं मेरे। तो अभी जो फर्स्ट मैंने सॉन्ग साईं भजन किया है तो दिल्ली जाके किया था हमने, क्योंकि जी। सारा कॉस्टिक काम किया मैं, स्ट्रिंग वगैरह जिसे हम वायलिन बोलते हैं। अब कभी सोचा करता था कि यार ऐसा भी होता है, जी। क्योंकि हमने बॉम्बे, जब बॉम्बे की फिल्में देखते थे, मतलब फिल्म के अंदर बॉम्बे का वो सारा सीन देखा करते थे कि जी। कितने लोग बैठते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग का अलग है, ढोलक का अलग है, तबला अलग है। बिल्कुल। तो वो चीज़ को देख के दिमाग में आता था कि मैं ऐसा भी करूं या मैं ऐसा म्यूज़िक कराऊं। जी। तो फिर अभी ये जो भजन मैंने लिखा था, साईं भजन, अभी जो मैंने आपको रिसेंटली जी। सुनाया भी था मैंने हाँ जी। आपको, तो फिर उसका म्यूज़िक हमने जो किया दिल्ली जाके किया, हम सारा जी। ओरिजिनल काम किया। मतलब रिदम लाइव है, स्ट्रिंग लाइव है, गिटार, बेस गिटार सब लाइव किया। तो सभी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। तो दिल्ली में जिनका नाम प्रवीण मित्तू जी हैं, जी। तो उन्होंने ये सारा काम किया था, अरेंज मैंने किया था सारा। तो ये सारा काम उन्हीं का किया हुआ है। अच्छा लगता है उनसे मिलके, तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया मैम। अपने कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकल के काम करते हैं, जैसे अपने शहर से हम बाहर किसी दूसरे शहर में जाते हैं और वहाँ पे कामयाब होना
एक अपनी इमेज क्रिएट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, जो कि आपने बखूबी किया। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। तो चलते चलते आप अपने स्टूडेंट्स को या यंग जनरेशन जो संगीत से जुड़ रही है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहती है, सक्सेस भी, नेम एंड फेम, तो आप ये क्या चाहेंगे क्या? हाँ, मैं इसके बारे में ज़रूर कहूँगा कि मैम कि नाम और शोहरत जो कहने की बात आती है, तो उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आज की जनरेशन जो है कि बहुत इमीडिएटली मांगती है सब कुछ। जी तो मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट आते थे, तो वो यही कहते थे कि सर महीना भी नहीं पूरा होता था तो उनके पेरेंट्स ही आगे बोलना शुरू कर बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। है ना। तो उन्होंने कहना है कि सर अभी तो ये बस वही करता है, सारे काम आप ही करता है जी है ना। तो मैं सभी को ये कहूँगा कि मेरी सबसे बाय हम्बली रिक्वेस्ट है, दिल से मैं कह रहा हूँ कि सबको कि नहीं सीखें। अगर सीखना है, क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है, अगर आप गाना चाहते हो तो क्लासिकल मस्ट है, क्योंकि वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी आपको बोला था कि वो नींव है हमारी। जी अगर हमारी नींव स्ट्रांग होगी तो हम जितनी मर्जी लंबी बिल्डिंग बिल्कुल खड़ी करने तो हमारा मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी तो इसी तरह से म्यूज़िक का है कि क्लासिकल सीखा इंसान कभी भी वो फेल नहीं होता और कभी उसका स्वर नहीं हिलता, है ना, और ना ही कभी वो डगमगाता है। जी। क्लासिकल ही संगीत का आधार है, संगीत का नींव है। आधार है। जी, तो जी। संगीत सीखने वालों को क्लासिकल सीखने सीखना की चाहिए। ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट समय देना चाहिए, पेशेंस के साथ अपनी विधा को और मजबूत करना चाहिए। तो दीपक जी, आपके साथ हमने अभी और भी बातें करना चाहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। कोशिश करेंगे कि एक और लंबी मुलाकात हो हमारी अगली बार। तो लेकिन चलते चलते हम आपसे ज़रूर कुछ सुनना भी चाहेंगे कि जाते जाते हमें आप सुनाएं। और हमारे स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि अच्छा लगा। कहना वही ना है कि जाने को दिल तो नहीं कर रहा जी क्योंकि आपसे बातें वो करना हमारा बहुत भी अच्छा मन नहीं लगता कर रहा है। कि इसीलिए मैंने कहा है कि हम आपसे सुन के ही आपको भेजेंगे। तो मैं वो हमारे किशोर साहब हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान की जी महान शख्सियत है, हाँ तो उनका गाना ही मैं आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो सभी को जाते हुए बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इसलिए हम आपको अलविदा नहीं कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि एक बार फिर हम मिलेंगे एक लंबी मुलाकात के लिए। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। थैंक यू वेरी मच। सुनहरा समाज की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा ये मौका दिया, और मैं अपने चाहने वालों को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। दोस्तों, तो आज हम मिले दीपक चक्रवर्ती जी से, फिर मिलेंगे हम अगली किसी और कड़ी में किसी और शख्सियत के साथ और जानेंगे हम उनसे उनके सफ़र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।